कई बार उनका जो पासपोर्ट है सर वो उनसे मिसप्लेस हो जाता है, तो सर उस कारण में उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं प्लीज़। जो डॉक्यूमेंट्स आपके दूसरे कंट्री में यूज़ नहीं होंगे जी सर। उन्हें साथ ना लाएं। कोई चीज़ आप किराए पे लेते हैं, जैसे मोटरसाइकिल किराए पे लेते हैं या होटल किराए पे लेते हैं, तो उनको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट किसी भी कंडीशन में नहीं देना आपने। जिस दिन आपका ट्रैवल पास बना है विद इन 1 और 2 डेज़ आपको निकलना पड़ेगा। जी, और काफ़ी सारे हमारे जो भारतीय भाइयों को यहाँ पर जॉब का झांसा दे करके यहाँ पे ला करके उन्हें बिल्कुल भी सर जॉब वगैरह नहीं देते हैं। कि कोई भी कंपनी आपको जॉब ऑफ़र नहीं कर सकती थाईलैंड से। जी, उसके बाद में जो है सर उनके ज्वेलरी वगैरह जो यहाँ पे लूट ली जाती है। वो एक आपको इस स्कैम का पार्ट बनाने के लिए आपको इतनी सस्ती ऑफ़र देते हैं, आप उसमें फंस जाते हैं। उनके साथ में स्कैम काफ़ी हो जाते हैं। जो पहले हम सुनते थे जेट्स की स्कैम हो गया या मोटर बाइक स्कैम हो गया सर। वरना क्या होगा कि जब आप वापस आएंगे वो सारे स्क्रैच आपके नाम पे डाल दिए जाएंगे। क्वेश्चन ये इतना इम्पोर्टेंट है, मैं मतलब शुरू से सोच रहा था कि आप पूछेंगे या मैं अपने आप बताऊं। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी इन एक्शन। मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही चैनल गुरुजी इन एक्शन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज तक मैंने मेरे चैनल पे कभी भी आप लोगों से ये नहीं कहा है कि दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिए या उस वीडियो को ज़रूर देखिए, पर दोस्तों आज ज़िंदगी में पहली बार मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ कि आज इस वीडियो को जो है आप लोग ज़रूर देखें। जो भी लोग थाईलैंड आना चाह रहे हैं या फिर किसी और देश में विज़िट करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब इतिहास में ये पहली बार होने वाला है जहाँ पर एक इंडियन एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर जो कि थाईलैंड में रह करके हम जैसे देशवासियों की यानी कि हम जैसे लोगों की जो कि थाईलैंड जाते हैं विज़िट करने के लिए टूरिस्ट के हिसाब से या फिर वहाँ पे जॉब करने के हिसाब से या किसी भी तरीके से कोई भी इंडियन जब थाईलैंड जाते हैं उनकी ज़मीन से जुड़ करके मदद करने वाले जो शख्स हैं जिनका नाम है मिस्टर कोमल जी अग्रवाल। तो कोमल सर ने हमारे चैनल पे आकर के एक बहुत ही प्यारा सा इंटरव्यू दिया है और आप लोगों के जो सवालों का जवाब है वो सर ने बहुत ही बखूबी दिया है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी फैलाएं जो भी इंडिया से थाईलैंड आने वाले हैं या जो भी इंडिया से किसी भी देश में बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि सब देश में जो है एक ही तरीके का रूल होता है इंडियन एम्बेसी का और लगभग कानून भी एक जैसा ही होता है टूरिस्ट के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप आग की तरह फैला दें ताकि हमारे जितने भी इंडियन भाई हैं वो लोग किसी भी देश में जाएं तो उन्हें बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को आरंभ। तो दोस्तों आज हम बड़े ही खुशनसीब अपने आप को मानते हैं कि क्योंकि आज हमारे साथ में जो है थाईलैंड में इंडियन एम्बेसी के कर्ता धर्ता जिसे आप कह सकते हैं चोनबुरी एरिया से यानी पताया में मिस्टर कोमल जी अग्रवाल यानी कि हमारे साथ हैं कोमल सर। तो इनसे आज हम कुछ वार्तालाप करेंगे। सर थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल के आज इस वीडियो में आए हैं, जो कि सर काफ़ी बिजी हैं आप लोगों की सेवा में, भारत की सेवा में, भारत के लोग जो यहाँ पे आते हैं उनकी सेवा में। तो सर का सबसे पहले बहुत धन्यवाद करेंगे कि सर हमारे चैनल पे आए और आकर के हमें थोड़ा सा टाइम दे करके आप लोगों की मदद के लिए ये प्यारा सा वीडियो बना रहे हैं। तो सर आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर आपका बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा ना लेते हुए सर आपसे 2-4 सवाल हम करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी जो इंडियंस हैं वो भारत से यहाँ पे आते हैं और कई सारे जो है प्रॉब्लम में वो फंस जाते हैं। उसके बाद में उन्हें वो रास्ता नहीं पता चलता है कि सर उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए और कहाँ उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, और जिसके कारण उन्हें बहुत बड़ी कीमत जो यहाँ पे चुका के जानी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद में मौज मस्ती में सर वो अपने पासपोर्ट का जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कई बार उनका जो पासपोर्ट है सर वो उनसे मिसप्लेस हो जाता है। तो सर उस कारण में उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं प्लीज़। नमस्कार। सबसे पहले आपके क्वेश्चन को जो आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा जी सर कि जब भी आप इंडिया से भारत से कहीं बाहर जाएं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके दूसरे कंट्री में यूज़ नहीं होंगे जी सर उन्हें साथ ना लाएं। जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका लाइसेंस हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, तो इनको साथ ना लाएं क्योंकि अगर खो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। जी सर। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, उनके पासपोर्ट खो जाते हैं,
पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि अगर पासपोर्ट ना हो तो आप हिल ही नहीं सकते, बिल्कुल। ना भारत से कहीं और कंट्री जा सकते हैं और ना किसी दूसरे कंट्री से भारत जा सकते हैं। जी सर। अगर इत्तेफाक से अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, एम्बेसी उसके लिए बैठी हुई है यहाँ पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए। आप किसी भी लोकल थाने में जाके जी जिस सिटी में आप हैं एक पुलिस रिपोर्ट लिखवा दें जी सर। कि आपका पासपोर्ट खोया है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है। अगर आप एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी हमेशा अपने फ़ोन में रखें। जी अगर खो भी जाता है तो एटलीस्ट उसका जो पासपोर्ट नंबर है, डेट ऑफ एक्सपायरी है, वो सब आपके पास है। जी जैसे ही आप पुलिस रिपोर्ट करवाएंगे, वो पुलिस रिपोर्ट आप ट्रांसलेट करवा के, क्योंकि आप अगर थाईलैंड में आए हैं तो लोकल पुलिस आपको थाई में लिख के देगी, जी तो आप उसको कहीं भी पुलिस स्टेशन से ही बोल के ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस होते हैं 400-500 बाट। जी उसको जैसे ही आप हमारे पास एम्बेसी में लेके आएंगे, सेम डे में हम लोग एक ट्रैवल पास, वी विल नॉट कॉल पासपोर्ट, इट्स ए ट्रैवल पास, 24 आवर्स में बन के तैयार हो जाता है। उसकी फ़ीस 800 बाट होती है। उससे केवल आप भारत वापस जा सकते हैं। ओके। अगर आपकी कनेक्टेड फ़्लाइट किसी और दूसरे कंट्री के लिए है, वो वैलिड नहीं है। सपोज़ आप दिल्ली से बैंकॉक आए, बैंकॉक से आपको सिंगापुर जाना है, जी तो आपको अपना ट्रिप चेंज करना पड़ेगा, आपको बैंकॉक से दिल्ली ही जाना पड़ेगा। जी तो वो आपका काम 24 आवर्स में हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी पासपोर्ट कैरी साथ में ना करें, कहीं भी ना जाएं। कोई चीज़ आप किराए पे लेते हैं, जैसे मोटरसाइकिल किराए पे लेते हैं या होटल किराए पे लेते हैं, तो उनको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट किसी भी कंडीशन में नहीं देना आपने। ये भारत सरकार की संपत्ति है, जो भारत सरकार ने आपको इशू करी है। ये केवल भारत सरकार के पास अधिकार है उसको जब्त करने का या रखने का। जी कोई आपसे मांगता है तो आप उसको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट बिल्कुल ना दें। तो जो प्रोसेस है, पुलिस रिपोर्ट करवाएं, एम्बेसी आए, एम्बेसी आपको 24 आवर्स में पासपोर्ट बना के दे देगी। अगर सैटरडे संडे भी है तब भी एम्बेसी आपको ये फैसिलिटी कर देती है कि छुट्टी वाले दिन भी आपका ये ट्रैवल पास बना दे। जी। तो सर एक बात और बता दीजिए कि सर ये जो ट्रैवल पास जो बन जाता है, इसकी वैलिडेशन कितने दिन की रहती है सर? इसकी वैलिडेशन केवल एक जर्नी की होती है, 6 मंथ। जिस दिन आपका ट्रैवल पास बना है, विद इन 1 और 2 डेज़ आपको निकलना पड़ेगा। जी सर। ये नहीं कि आपने आज बनवा लिया उसके बाद 2 महीने बाद जाएंगे आप, ऐसा नहीं हो सकता। जी तो ट्रैवल पास तभी बनेगा जब आपको वेरी सून ट्रैवल करना हो। जी सर। तो उसके लिए आपको हो सकता है कि एम्बेसी में जो अधिकारी लोग हैं वो आपसे टिकट मांगे। जी तो ये चीज़ ध्यान रखें कि ट्रैवल पास बनते ही आपको कंट्री छोड़ना पड़ेगा। जी सर। इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि भारत से यहाँ पे काफ़ी लोग सर आते हैं जॉब की तलाश में, या फिर काफ़ी सारे ऐसे जो एजेंट हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ठग एजेंट है, और काफ़ी सारे हमारे जो भारतीय भाइयों को यहाँ पर जॉब का झांसा दे करके यहाँ पे ला करके उन्हें बिल्कुल भी सर जॉब वगैरह नहीं देते हैं और उनसे एक तरीके से मोटी एक रकम उनसे ऐंठ लेते हैं। अभी सर हाल ही में हमने सुना था IT सेक्टर के कुछ लड़के जो हैं यहाँ पे फंस चुके थे। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इससे कैसे बचा जाए सर? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जी है सर। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी जो भारत के लोग और भारत सरकार फेस कर रही है अभी। जी पिछले करीब 1 साल के अंदर हाई नंबर ऑफ इंडियन गेट चीटेड इन बाय दिस जॉब स्कैम। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी आपको जॉब ऑफ़र नहीं कर सकती थाईलैंड से। जी अगर वो आपको जॉब ऑफ़र कर रही है उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। जी वो आपको अपनी कंपनी के पेपर भेजेंगे, वो आपको लेबर ऑफिस का लेटर भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका जॉब कब शुरू होगा और कितने टाइम के लिए आपको जॉब पे रखा गया है। एक लीगल एग्रीमेंट होता है। ये पेपर मिलने के बाद भी आप सबको स्कैन करके भारत दूतावास में जो बैंकॉक में है उसको आप ईमेल करें, जी उस कंपनी के बारे में जानें
कि ये बाकी में कंपनी है या नहीं है। कोई आपको जॉब दे रहा है, उसके लिए पैसा मांग रहा है, तो वो 100% फेक है। जी क्योंकि जो जॉब देता है वो पैसा नहीं मांगता, वो पैसा देता है आपको। बिल्कुल सर। तो बहुत सारी कंपनी बोलती है कि आप ऑन अराइवल वीज़े पे आ जाओ। ऑन अराइवल वीज़ा होता है कि जब आप टिकट लेके लैंड करते हैं तो आपको 15 डेज़ का वीज़ा मिलता है। 15 डेज़ के वीज़े पे कोई भी थाई सरकार आपको जॉब अलाउड नहीं कर सकती। जी वो केवल घूमने के लिए होता है। जी सर। टूरिस्ट वीज़े पे लोग आते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो टूरिस्ट वीज़ा आपका वर्किंग वीज़े में चेंज करा देंगे। जी उसको आप एक्सेप्ट ना करें। ये एक फेक हो सकता है, धोखा हो सकता है। चेंज होते हैं, हाँ चेंज होते हैं, लेकिन आप जब अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं आप राइट पेपर से शुरू करें। कोई भी डाउट है इस कंपनी के बारे में पहले जानें। अगर आपको लग रहा है कि उन पे केवल व्हाट्सअप नंबर है, केवल मोबाइल नंबर है, तो फर्स्ट डाउट रहता है कि उन पे लैंडलाइन नंबर क्यों नहीं है, जब इतनी बड़ी कंपनी है। आईटी सेक्टर में थाईलैंड में जॉब रेशियो बहुत कम है। कोई भी आपको बोलता है, आप एम्बेसी से कांटेक्ट करें, बात करें। एम्बेसी आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, आपको गाइड करेगी। किसी भी स्कैम का पार्ट ना बने। पिछले 1 साल में बेंगलोर से, चेन्नई से और डिफरेंट सिटी से बहुत लोग आए हैं जिनको थाईलैंड में बुला के उनको बर्मा बॉर्डर भेज के, जो नो मैन लैंड है भारत, थाईलैंड और बर्मा के बीच में, उनको कॉल सेंटर में ज़बरदस्ती रखा जाता है, उनको स्कैम करने के लिए मजबूर किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। तो हमारे पास कुछ केस आए थे जहाँ से वो बच्चे भाग के एम्बेसी को उन्होंने कांटेक्ट किया, थाई पुलिस को कांटेक्ट किया, तो उनको रेस्क्यू किया गया। बहुत सारे लोग भागने में सक्षम नहीं हो पाए, उनको रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल रहा। वो सबको यही बोलेंगे कि कुछ भी बिना बेस का अगर आपको कोई ऑफ़र मिलता है फेसबुक पे, वेबसाइट पे, पहले उसको आप लोकल पुलिस में या एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है दिल्ली के अंदर, उससे बात करें, उसमें रिपोर्ट करें, एम्बेसी में रिपोर्ट करें जिस कंट्री से ऑफ़र मिल रहा है, और तब जाके उसका एक्शन लें। पैसा बिल्कुल नहीं दे, क्योंकि कोई भी फर्म काम देने के उसमें पैसा नहीं मांगती है। पेपर वर्क का कोई नॉमिनल फ़ीस हो सकती है, उसको सेटिस्फैक्शन होने के बाद ही आप वो पेमेंट करें। और सर इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे इंडियन टूरिस्ट आते हैं, अभी हाल ही में काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही थी सर कि उन्हें पटाया में, बैंकॉक में या फुकेत में जो है रात के समय में जब वो ड्रिंक करके, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं अक्सर मौज मस्ती करने के लिए, तो अक्सर जो है अपना होश जो खो जाते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ओवरलोड ड्रिंक कर लेते हैं। उसके बाद में जो है सर उनके ज्वेलरी वगैरह जो है यहाँ पे लूट ली जाती है सर। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे उनसे बचा जाए सर। हाँ, इस क्वेश्चन का मैं आपको बड़ा सिंपल जवाब दूँगा। जी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने जान माल की जो रक्षा है वो खुद करें। जी सर। आप अपने देश में नहीं हैं, आप बाहर आए हुए हैं जहाँ पे लॉ आपका नहीं है, जहाँ पे लैंग्वेज आपकी नहीं है, तो ये वहाँ पे जाने के बाद कुछ भी ऐसा ना करें कि आप किसी भी चीज़ में फंस सकें। ड्रिंक्स है, आप उतनी करें जितना आपको होश मिले। ठीक है, आप लोग घूमने आए हैं, मौज मस्ती करने आए हैं, लेकिन उसमें होश नहीं खोना है। जी सर। ज्वेलरी जो ज़रूरत नहीं है मत पहन के आए, अननेसेसरी पैसा ना लेके आए। थाई गवर्नमेंट कुछ शो मनी मांगती है, उस शो मनी को लेके आए, होटल की सेफ में जमा कर दें उसको। डार्क जगह जहाँ पे आपको दिख रहा है कि खतरा हो सकता है, कोई नहीं चल रहा है, कोई नहीं जा रहा है, वहाँ ना जाए। किसी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। जी सर। कोई लुभावनी ऑफ़र, जो एग्ज़ाम्पल दूंगा 10 रुपये की है, कोई कह रहा 2 रुपये में दिलवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक आपको इस स्कैम का पार्ट बनाने के लिए आपको इतनी सस्ती ऑफ़र देते हैं, आप उसमें फंस जाते हैं। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई अनजान लड़का, अनजान लड़की आपको बहुत ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करती है, तो उसको एक डिस्टेंस बना के बात करें। उसको अपने बॉडी को टच ना करने दें।
उसमें क्या होता है कि कई बार वो पिक पॉकेटिंग हो जाती है, कई बार ज्वेलरी आपकी चोरी हो जाती है। ठीक है, एम्बेसी है, थाई पुलिस है, लॉ है, लेकिन आप लोग आए हैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए, जी तो रिपोर्ट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि उसको इमीडिएटली पकड़ लिया जाए। बिल्कुल सर। और जो ये क्रिमिनल्स हैं ये उस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं। उन्हें मालूम है कि आप 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आए हैं, जब तक लॉ एनफोर्समेंट उसको फॉलो करेगी आप लोग चले जाएंगे। लैक ऑफ विक्टिम होने की ना होने की वजह से वो छूट जाते हैं। बिल्कुल कोर्ट भी चाहती है कि जो विक्टिम है वो कोर्ट में आके अपना स्टेटमेंट दे, वो उसको पहचाने, वो नहीं हो पाता है तो कोर्ट भी मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है जो क्रिमिनल्स हैं। तो आप लोगों के लिए यही है कि मौज मस्ती के साथ होश ना खोएं, कुछ भी ऐसा ना करें कि वो आपको किसी प्रॉब्लम में डाल दें। तो सर यहाँ पे जो है हमारे इंडियंस के साथ में या हर किसी जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनके साथ में स्कैम काफ़ी हो जाते हैं। जो पहले हम सुनते थे जेट्स की स्कैम हो गया या मोटर बाइक स्कैम हो गया सर, तो सर इसमें उन लोगों को जो है काफ़ी मोटी रकम यहाँ पे चुकानी पड़ती है उस स्कैम में फंसने के बाद में। तो सर काइंडली इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो इन सारी चीज़ों का वो ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो है मोटर बाइक वगैरह हायर कर लेते हैं, पर उनके पास में जो है सर प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता है सर, तो उन्हें कैसा लाइसेंस इंडिया से लेकर के आना है या उन्हें क्या करना है सर, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। सबसे पहले तो जो आपका इंडिया का लाइसेंस है उसके बेस पे आप यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल। उसके लिए आपको इंडियन अथॉरिटी से इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आना पड़ेगा, जी सर। जो एक छोटी सी बुक शेप होती है। ओके। कुछ राज्यों में A4 पेपर पे वो लिख के दे देते हैं, वो वैलिड नहीं है यहाँ पे। अगर आप पे वैलिड लाइसेंस नहीं है तो मोटरसाइकिल आप बिल्कुल ना लें, पुलिस आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। आप जब भी चलाएंगे एक्सीडेंट हो सकता है, उसका आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है, पुलिस आपको पकड़ सकती है, वो फ़ाइन कर सकती है। या तो आप पे इंटरनेशनल लाइसेंस हो या एक लोकल लाइसेंस जैसे ये है जी सर। वो हो तो आप ड्राइव कर सकते हैं। हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए बाय द लॉ रिक्वायरमेंट दोनों को होगा। जो आपके पीछे बैठा हुआ है वो भी हेलमेट लगाएगा और जो चला रहा है वो भी हेलमेट लगाएगा। दूसरा, जब लोग मोटरसाइकिल किराए पे लेते हैं तो अमूमन जो किराए पे मोटरसाइकिल देते हैं वो आपका पासपोर्ट मांगते हैं। ये गलती कभी मत करना, अपना पासपोर्ट नहीं देना है, उनको चाहिए कॉपी ले ले और आप पे लाइसेंस प्रॉपर है, उसके बाद आप मोटरसाइकिल किराए पे ले सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप उसकी 20-25 फ़ोटो डिफरेंट एंगल से लें, कोई इसमें स्क्रैच तो नहीं है, कहीं वो टूटी भी तो नहीं है, वरना क्या होगा कि जब आप वापस आएंगे वो सारे स्क्रैच आपके नाम पे डाल दिए जाएंगे और वो कुछ भी मांग सकते हैं आपसे। उनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, आप अपनी लैंग्वेज में समझा नहीं पाओगे, कोई आप पे प्रूफ नहीं होगा, एम्बेसी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी इस कंडीशन में, पुलिस आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, लॉ आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। अगर आपको किराए पे लेना है तो हर एंगल से, हर छोटी चीज़ का जहाँ पे स्क्रैच लग सकता है उसका आप फ़ोटो खींच लें और जब आप उसको वापस करने जाएँ, अगर वो आपको कुछ भी दिखाता है कि यहाँ डैमेज है, अगर आपकी फ़ोटो में नहीं है तो आप उसका डैमेज का पैसा दें और वो भी पुलिस स्टेशन में आके। ये नहीं कि आपने वहीं पे आपने क्लियर कर लिया कि कुछ भी अमाउंट दे दो, या उसको बोले कि आप मोटरसाइकिल की दुकान पे चले और मैं उनसे बात करूँगा क्या डैमेज है, जितना भी बनता है आप उसको दें। अगर आपका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, पुलिस है, एम्बेसी है, आप उनसे जाके बात करें। जी सर। जिस दिन आप लैंड करते हैं किसी भी कंट्री में, सबसे पहले आप इमरजेंसी नंबर एम्बेसी का ढूंढें, अपने मोबाइल में सेव रखें। किसी भी आपातकालीन समय में आप एम्बेसी को कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे की सर्विस है, आप किसी भी टाइम भी कॉल कर सकते हैं। जी सर ने बताया कि 24 घंटे की सर्विस दी जाती है एम्बेसी द्वारा और उसका नंबर जो है मैं आपको यहाँ पे नीचे फ्लैश में दे दूंगा। आप काइंडली चाहो तो किसी मजबूरी में फंसने के बाद में आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सर से जो है आखिरी एक सवाल पूछेंगे इसके बाद में, क्योंकि सर का ऑलरेडी हमने काफ़ी जो है समय ले चुके हैं और सर जो है हमारे सवालों का बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग भी जो है सर की बातों से सहमत होंगे और आप लोग जो है सर की बातों पर अमल करेंगे। तो सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि सर जब भारत से कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और
वो आने के बाद में सर यहाँ पे बीमार पड़ जाता है, या फिर हो सकता है किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, या फिर सर किसी एक्सीडेंट या फिर बीमारी से यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है सर, तो इस कारण में उन्हें क्या करना चाहिए? फिलहाल अगर समझिए कि सर वो व्यक्ति यहाँ पे अकेला आया हो घूमने, तो कहाँ उसे संपर्क करना चाहिए अगर उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो, या फिर उस व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो फिर उस केस में क्या होना चाहिए सर? ओके, आपका क्वेश्चन ये इतना इम्पोर्टेंट है, मैं जी, मतलब शुरू से सोच रहा था कि आप पूछेंगे या मैं अपने आप बताऊं। हाँ जी सर। थैंक यू कि आपने ये एक इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। जी सर। मैं हर भारतीय से ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी भी देश में जाएं, आप एक अच्छा इंश्योरेंस लेके ज़रूर आएँ। बिल्कुल। उस इंश्योरेंस की कीमत 2,000 2,500 रुपये से फालतू नहीं होती है। बिल्कुल। जब आप 20-50 हज़ार का टिकट ले सकते हैं तो अपनी सुविधा के लिए इंश्योरेंस ज़रूर लेके आएँ। समय का कुछ नहीं मालूम कब क्या हो जाए। भारत से बाहर मेडिकल बहुत महंगा है। हमारे सामने ऐसे ऐसे केस आते हैं जहाँ पे 50-50 लाख रुपए तक लोग पेमेंट करते हैं। जी सर। और आप समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी को 50-60 लाख रुपए की अगर पेमेंट करनी पड़ जाए किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, तो कितना बड़ा उस पर असर पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो आप एक इंश्योरेंस लेके आएंगे। अगर आप 10 दिन के लिए आ रहे हैं तो आप 15 दिन का इंश्योरेंस लेके आएँ। आप 15 दिन के लिए आ रहे हैं तो आप 5 दिन एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेके आएँ। आप एक दिन कम रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस ज़रूर लेके आएँ। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको पैसा नहीं बचाना है। एक्सीडेंट होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जनरली एक्सेप्ट नहीं करते फॉरेनर्स को, और वो बहुत महंगे हैं। इतने महंगे हैं कि एक एक हफ्ते का बिल इंडियन करेंसी में 60-70 लाख रुपए का बन जाता है। जी। मोटरसाइकिल का मैंने आपने बताया कि अगर आप पे लाइसेंस नहीं है, अवॉइड करें, नहीं चलाएं। ड्रिंक एंड ड्राइविंग बहुत हैफ्टी फ़ाइन है, जेल हो सकती है आपको। आप दूसरे कंट्री में आप समझ सकते हैं, अगर आपको जेल हुई तो उसमें एम्बेसी भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। एक्सीडेंट के केस में लोकल पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। इंश्योरेंस उस हॉस्पिटल को इमीडिएटली प्रोवाइड करवाएं। पासपोर्ट की कॉपी उसको इमीडिएटली दें। जो भी आपकी कवरेज होती है वो इंश्योरेंस आपकी पेमेंट करेगी। अगर आप को लगता है कि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, भारत सरकार का ऑफिस जो जिसे हम एम्बेसी बोलते हैं बैंकॉक में है, आप उनसे कांटेक्ट करें। आपके बिहाफ पे एम्बेसी आपके रिलेटिव्स को, आपके परिवार को कांटेक्ट करेगी। वो थाई सरकार को कांटेक्ट करेगी, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को कांटेक्ट करेगी, वो हॉस्पिटल स्टाफ को कांटेक्ट करेगी, और जो भी बेस्ट आपकी मदद हो सकती है उस टाइम में वो आपको मदद पहुंचाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि डेथ केस में, भगवान ना करे किसी के साथ ये घटना घटे। जी। बहुत सारे केस होते हैं। जब आप वाटर स्पोर्ट्स करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनके पास लिखा होता है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप ये ना करें। आपको और कुछ 5-6 के क्राइटेरिया होते हैं, आप उसको बहुत अच्छी से पढ़ें। आपको अगर वाटर फोबिया है, हाइट फोबिया है, तो आप ये काम ना करें, वाटर स्पोर्ट्स ना करें। बहुत सारी डेथ जो हम लोग देखते हैं, आई विल से 10 में से 7 वाटर स्पोर्ट में डेथ होती है। या फिर प्रॉपर रिलैक्स ना लेना, कि आप आए हैं फ़्लाइट करके, आपने मौज मस्ती में लग गए, आपकी बॉडी को रिलैक्स नहीं मिला, तो उसमें हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, ब्रेन हेमरेज का चांसेस रहते हैं। या जो आपकी रोज़मर्रा की जो आपकी मेडिसिन हैं जो लेते हैं वो आप भूल जाते हैं, या आपने उसको अल्कोहल के साथ ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप अपनी डेली लाइफ को ना भूलें, आप अपनी सिक्योरिटी को ना भूलें, आप अपनी हेल्थ को ना भूलें। किसी केस में अगर ऐसा केस होता है कि किसी की दुर्भाग्यवश डेथ हो जाती है, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो भारतीय एम्बेसी को इमीडिएटली कांटेक्ट करती है। हम लोग उसका डाटा निकालते हैं जो हमारे सिस्टम में होता है। आप लोग देखते हो कि जब आप पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट करें। बिल्कुल। तो वो तो हमारे डिटेल में होता है, या जिस ग्रुप के थ्रू आए हैं हम उसके ग्रुप लीडर को कांटेक्ट करते हैं,
वो जो इंडिया में ग्रुप लीडर था या जो कंपनी थी उसको कांटेक्ट करते हैं, तो हम आपके परिवार का कांटेक्ट ढूंढ लेते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और जितनी भी उसमें जो मदद हो सकती है बिना आपका फैमिली मेम्बर आए, अगर किसी की बॉडी वापस इंडिया भेजनी है तो वो भी एम्बेसी करती है। उसके कुछ खर्चे होते हैं जो फैमिली को बियर करने पड़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसी करके देती है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि कुछ भी ऐसा ना करें कि आप लोग इन परेशानियों में फंसें। बिल्कुल। सतर्कता ही एक मात्र साधन है कि आपको इन चीज़ों से बचा सकती है। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम है, आप इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, ट्रैवल करने से पहले 5 मिनट में आप वो सब चीज़ पढ़ सकते हैं। भारत सरकार ने लिखी हुई है आपको क्या नहीं करना है, जी। वो पूरी गाइडेंस है इसमें। आपको कैसे बिहेव करना है, कल्चर क्या है, लोग कैसे हैं, वो सब लिखा हुआ है। हमारा कल्चर दूसरा है, आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं उनका कल्चर कुछ और है। वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट कल्चर एज वेल। जी सर। थैंक यू। तो चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि सर ने जो है अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे चैनल पे जो है अपना ये प्यारा सा इंटरव्यू दिया। और सर से हमने 5 सवाल पूछे, पर सर का दिल इतना बड़ा था कि उस 5 सवाल में सर अपनी तरफ से जो है 50 सवालों के जवाब उसमें दिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों के सारे जो सवाल हैं सर ने कवर कर लिए हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर जो है यहाँ पे ज़मीन से जुड़ के जो है आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। और सर का मैंने काफ़ी नाम सुना है, इस वजह से जो है मैं सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारे चैनल पे एक छोटा सा इंटरव्यू दीजिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कोमल सर। Thank you. आशा करते हैं कि सर आप ऐसे ही जो है भारत की सेवा करते रहेंगे और जो टूरिस्ट आते हैं उनकी आप सेवा ऐसे ही करते रहेंगे और उनकी मदद जो है सर ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अंत में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। जी सर। किसी भी तरह का अगर किसी को कन्फ्यूज़न है जी। ट्रैवल करने से पहले, आप घर बैठ के भारत सरकार की जो एम्बेसी है बैंकॉक में जी। या किसी भी देश में, आप उसको खोल के पढ़ें, उनके नंबर लिख के लेके आएँ जी। कि जैसे इमरजेंसी में आपको देर ना लगे, इमीडिएटली आप कांटेक्ट कर सकें। जी थैंक यू। धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद।